देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। पॉजिंग लो। स्टैटिस्टिक्स करेंगे अभी, जो कि एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का बेसिक जो होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो ये बेसिकली देखा जाए तो है थियोरिटिकल चैप्टर, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को जानना अगर है तो ये चैप्टर करने के बाद ही हमें जो है बाकी सारा चीज अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये बेस होता है, ये समझ में आए तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझते हैं, उसके बाद जो है बाकी चैप्टर्स हमें, मतलब इसके साथ जो कैलकुलेटिव चैप्टर होता है, जैसे देखो इंडेक्स नंबर एक इंडिविजुअल चैप्टर है, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना कुछ मायने नहीं रखता है कि अगर हम लोग ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि पूरा थियोरिटिकल बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छा मार्क्स भी आता है। और दूसरा बात ये है कि लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहे तो देखो सिर्फ नोट्स दे देंगे, उसमें मेरा भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें तुम लोग जो है, मुझे लग रहा है कि इतना सा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक है, हम उतना कुछ नहीं लिख पाएंगे जो लिख नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन यही चैप्टर में थोड़ा बहुत लिख पाएंगे, ये और दूसरे वाले। ठीक है, बाकी में उतना कुछ लिखना नहीं है, कैलकुलेशंस वगैरह भी हमारा रहेगा, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा थक मत जाओ कि कितना लिखे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा ये जो रहेगा, ये पढ़ के जाने से ही एग्जाम टाइम में काफी है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ से देखें, ठीक है, पीडीएफ से देखोगे तो देखो बहुत कुछ है। ठीक है, इतने सारी चीजों को तुम लोग एग्जाम टाइम में यहाँ से पढ़ के जाओगे तो तुम लोग कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम इसको कंसाइज कर देते, समरी कर देते हैं, और वो तुम लोग को लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, जो भी लिखवाएंगे ना वो सब हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो कि ये मैथ्स का ही एक ब्रांच होता है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। ठीक है, ऐसा मत सोचो लिखेंगे नहीं, बस देख रहे सुन रहे। ठीक है, लिखना है। अगर मुझे थोड़ा भी डाउट लगा तुम लोग नहीं लिख रहे हो, तो जब ऑफलाइन में दूसरा क्लास होगा तो हम कॉपी लाने बोलेंगे। ठीक है, लिखना है। फिर लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सिंगुलर सेंस में, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एनी डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो पहले हम ये दो पॉइंट समझाते हैं, इस पे लिखेंगे। ये मेन मेन चीज लिख लिया कि पहला ये हमें कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि स्टैटिस्टिक्स मैथ का ब्रांच है, दिस क्योंकि एमसीक्यू चैप्टर है ना, तो हम लोग को ऐसे ऑप्शंस दे देगा, तो ब्रांच जो है वो मैथ का ही एक ब्रांच है, तो वो तुम लोग को याद रखना। मैथ लिख दिया मैंने, तुम लोग तो मैथमेटिक्स लिख लो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम लोग दो सेंस में यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगुलर सेंस, एक होता है प्लूरल सेंस। ठीक है, सिंगुलर सेंस का मतलब हो गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये खुद एक सब्जेक्ट के तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब फील्ड ऑफ स्टडी हम लोग बोल सकते हैं कि जब तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो डेटा पढ़ते हो ना, जैसे डिमांड इतना है तो सप्लाई इतना। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा चीज होता है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो तुम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो वो तुम लोग का क्या हो गया, फील्ड ऑफ स्टडी, तो वो सिंगुलर सेंस में तुम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह समझा जाता है। ठीक है, लेकिन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जब हम लोग कोई डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का हो जाता है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है,
अब इसमें हमें जो है एमसीक्यू पूछता है, जैसे कि मैंने बोला तुम लोग, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिखते हैं आगे। देखो सिंगुलर सेंस में एक सब्जेक्ट या प्रोसेस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब तो जैसे कि हमें हमारा फील्ड ऑफ स्टडी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये एक मेथड हो जाता है यहाँ, ठीक है। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड हो, ठीक है। साइंटिफिक मेथड दैट इज यूज्ड फॉर, दैट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड, ये एंड लिखा है मैंने, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या प्रेजेंटिंग डेटा भी लिख सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे यूज टू ड्रॉ, यूज टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन reached on the basis of evidence and reasoning। जैसे एग्जाम्पल अगर ले, आफ्टर applying statistical method we have arrived at a conclusion that rainfall in last 5 years is reduced, ठीक है। ये पूरा चीजें समझा देते हैं, लिख लो, 2 मिनट देते लिखा। देख स्टैटिस्टिक्स में मैंने जो सिंगुलर सेंस लिखा उसमें मैंने लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस हो गया या फिर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है जिसमें, या फिर एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं। देखो सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स होता है वहां पर हम लोग डेटा को कलेक्ट भी करते हैं, कलेक्ट जो डेटा किया उसको एनालाइज भी करते हैं, उसको प्रेजेंट भी करते हैं, फिर उससे कंक्लूजन जिसको इन्फेरेंस बोलते हैं वो भी फाइंड आउट करते हैं, कंक्लूजन भी निकालते हैं, ठीक है। जो भी एविडेंस हमें मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है इन्फेरेंस मींस कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो जो भी हमें रीजन एविडेंस मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। किस चीज का कंक्लूजन, जिस चीज का डेटा कलेक्ट किया था, उस कलेक्टेड डेटा को प्रेजेंट किया था, एनालाइज किया था, वही चीज हम लोग पूरा मिला के उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, बट सिंगुलर सेंस में बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग
लास्ट 5 इयर्स का रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट हो गया। फिर सिर्फ कलेक्ट नहीं किया, फिर हम लोगों ने उस चीज को प्रेजेंट भी किया होगा। डेटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग पर्पस पूरा नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट होना भी जरूरी होता है। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब, जैसे देखो ये क्या है, ये फ्लो चार्ट में प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये कैसा प्रेजेंटेशन है, ये हम लोग का जो है इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अलग अलग प्रेजेंटेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जैसे फ्लो चार्ट में प्रेजेंटेशन है, ये देखो सब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कोई टेबल दिख जाए, रुको दिखाते हैं, यहीं पर दिखाते हैं, देखो ये टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन, ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि इतने तरीके से प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे प्रेजेंट करना, फिर उसे एनालाइज करना होता है, फिर उससे कंक्लूजन में पहुंचना होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लास्ट 5 इयर्स का रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलेगा। यहाँ हमें कंक्लूजन मिला कि लास्ट 5 साल में जो है रेनफॉल पहले से कम हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, इसको सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बट प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स में इतना कुछ नहीं करना है। प्लूरल सेंस में अगर स्टैटिस्टिक्स कहा जाए तो उसमें होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा का कलेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं या डेटा को कलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। जैसे इधर भी लिख लेते हैं, देखो डेटा, यहाँ पर सिर्फ कलेक्शन, ये ब्रॉडर फॉर्म में है, ये नैरो फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये नैरो फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स, ये ब्रॉडर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स। तो डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, अच्छा बीच में ना मैंने ये कैपिटल स्मॉल लेटर इधर उधर हो जाता है मेरा, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैंने ये क्यों कैपिटल में लिखते, वो लिखते लिखते हो जाता है। ये तो नोट लिख रहे हैं ना अपना फॉलोइंग। क्वांटिटेटिव कलेक्टेड टू डू स्टैटिस्टिकल एनालाइज एनालिसिस। एग्जाम्पल, जैसे कि द स्टैटिस्टिकल statistics of population growth are alarming। तो देखो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया, पहला बात है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि इस पे हम लोग कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हैं, साइंटिफिकली कोई मेथड अप्लाई नहीं करते, सिर्फ डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। जैसे सेंसस होता है तब काउंट होता है ना कि मतलब घर घर में आके पूछते हैं ना कि एक घर पे कितने लोग हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने कितने एज से क्या है, तो उस हिसाब से हर एक देश अपना डेटा कलेक्ट करता है कि उनके पास यूथ कितने हैं, ठीक है, एजेड पर्सन कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो वही पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर हम लोगों ने पॉपुलेशन का मतलब डेटा कलेक्ट किया है, तो अगर हमें दिख रहा है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ अलर्मिंग है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन जो है उसका डेटा कलेक्ट किया गया और हमें दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत अच्छा है नहीं, ठीक है। तो डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव, TATIVE होगा, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया वो बताते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई प्लेयर है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, हॉकी खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, जो भी कोई प्लेयर है, तो प्लेयर लोगों को क्या होता है कि उनको अवार्ड मिलता है, मतलब बहुत सारे सेक्शन में मिलता है। मान लो कोई प्लेयर को कुछ अवार्ड मिला, लाइक ब्रॉन्ज मिलता है, ठीक है, मेडल मिलता है ना। तो मान लो कि किसको कितने सारे गोल्ड मिले, या किसी देश को, ठीक है, देश जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना, बहुत अलग अलग गेम होता है, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट वगैरह में, फुटबॉल में होता है, ठीक है। तो किसको कितना ब्रोंज मिला, किसको कितना सिल्वर
सिल्वर मिला, ठीक है, तो वो होता है हम लोग का, जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर ये सब हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में कितना मिला तो वो होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो डेटा हम लोग क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उससे बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तब वो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, लेकिन डेटा का कलेक्शन ही मेनली प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक एग्जांपल दे रहे इसका, चलो और एक एग्जांपल दे रहे। बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच statistics of this stadium chasing team wins most, ठीक है। तो कोई स्टेडियम जहां पर क्रिकेट खेला जाता है उसका स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये देखा जाता है जो चेजिंग टीम होता है ना वो मैक्सिमम टाइम में विन होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो एक हो जाता है ओनली डेटा का कलेक्शन, दूसरा हो जाता है सिर्फ डेटा का कलेक्शन नहीं, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, उससे कंक्लूजन निकाल के लाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, ये लिख, और इसमें भी और एक एग्जांपल देती हूँ। Statistics is an important subject in economics. तो ये एक एग्जांपल हो गया सिंगुलर सेंस में कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, या फिर कुछ और सब्जेक्ट ले लो, तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट का मतलब उसमें सारा चीज कवर होना चाहिए। बोलो, पहले यहाँ तक लिख लिए हो और ये बात समझ में आ गया है जो लिखा। हाँ मैम। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हमें एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ओरिजिन और वर्ड, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं, जैसे लैटिन में स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड, मतलब हम लोग तो ये वाला लैंग्वेज यूज करते हैं ना, STATISTICS, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता था। तो जब यहाँ लैटिन में हुआ था तो फिर वर्ड था हम लोग का स्टेट, STATUS, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू में पूछता है, तो स्टेटस, ठीक है। फिर इटालियन, उसमें बोला जाता है स्टैटिस्टा, ठीक है, उसमें बोला जाता है स्टैटिस्टा। फिर जर्मन, जर्मन में बोला जाता है स्टैटिस्टिक, बट उनका है ऐसे STATISTIC, स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम लोग नॉर्मली जो यूज करते वही वाला। और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक्स ही है बट उनका स्पेलिंग अलग है, STATISTIQUE, ठीक है। अब ये हम लोग को क्यों याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में दे देता है, ठीक है। तो एमसीक्यू आएगा तब देखना ये सारा चीज कैसे हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये सब याद रखना है, कौन से देश में किस तरीके का वर्ड ओरिजिन जो है स्टैटिस्टिक्स का
ओरिजिन ऑफ वर्ड जो है क्या है, जिसमें जर्मन वाला हमसे मिलता है, ठीक है, हम लोग जो अभी यूज करते हैं। ऐसे तो है कोई भी लैंग्वेज ये सब हमारा है नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं उसके साथ ये match। ये याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये याद रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो पब्लिकेशन। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का जो यूज होता है उसके लिए जो बुक्स पब्लिश हुआ था, अभी नहीं, ठीक है, बहुत पहले, बहुत बहुत पहले जब बुक पब्लिश हुआ था, तो स्टैटिस्टिक्स का डेटा सबसे पहले कौन कौन से बुक में पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसमें से आ, हमारे देश में जो है, हमारे देश में तुम लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, जिसको बोलते हैं अर्थनीति, ठीक है, तो वो लोग हिस्ट्री में कभी पढ़े हो अर्थनीति जो है हमारे देश में सबसे पॉपुलर कौन है जो अर्थनीति को अप्लाई किया था, पहले पुराने दिन का बात करें, ठीक है, मतलब जो मौर्य एम्पायर था उस टाइम का बात करें, मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया, हिस्ट्री में पढ़े। आजकल बहुत यूज होता है बिजनेस में, ये नीति यूज करो, नीति, किसका नीति यूज करने के लिए बोला है? अर्थशास्त्र का बुक्स जो है किसने लिखा था? অর্থশাস্ত্রের বই কে লিখেছে জানো? কখনো পড়োনি হিস্ট্রিতে? জানো, चाणक्य नहीं सुने? चाणक्य या कौटिल्य नहीं सुने? सुने ही नहीं? কেউ কোনোদিন চাণক্য বা কৌটিল্যের নাম শোনোনি? হ্যাঁ ম্যাম শুনেছি। চাণক্যর মেন এ কি জানো? মানে চাণক্য বই টই তো লিখেইছে অবভিয়াসলি, ভারতে অর্থনীতি এইসব, মেন চাণক্যের পারপাসটা কি ছিল জানো? বুঝতে পারলাম না ম্যাম, কি বললেন? বলছি চাণক্যের মেন পারপাসটা কি, চাণক্য কাকে রাজা বানিয়েছিল জানো কি? সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে মনে হয়। হ্যাঁ, মেন পারপাসটা কাকে সরিয়ে করেছিল বলো তো? আহ, ধনানন্দ। বিন না, বিন্দুসার তো চন্দ্রগুপ্তের ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছেলে ওটা। হ্যাঁ, ধনানন্দের যে রাজ রাজকার্যটা ছিল ওটা অ্যাকচুয়ালি, ধনানন্দ তো ভালো রাজা ছিল না, না। সেই জন্য ওকে সরিয়ে चंद्रगुप्त मौर्य के आना है, मैंने अनेक स्ट्रगल करो। तो जो भी हो, तो चाणक्य का मेन पर्पस वही था, उसके बाद ही ये सब बुक्स वगैरह लिखा गया, और जो अखंड भारत का बात होता है तो तब भी भारत जो है पार्ट पार्ट में डिवाइड था, मतलब तब भारत बोलने से ऐसा नहीं, ये जो हम लोग आज मैप में देखते, ठीक है, मतलब तब अलग अलग, जैसे बिहार, तो ये चाणक्य वाला कंसेप्ट बिहार, तो बिहार मतलब वो एक खुद में देश हो गया, ठीक है, फिर बाकी लोगों से किसी का कोई लेना देना नहीं, सब अलग अलग, बट ये जो चाणक्य है या इनका दूसरा नाम जो कौटिल्य है, एक्चुअली इनको ये बात गलत लगता था, क्योंकि ऑन दैट मोमेंट कौन हमारे ऊपर अटैक किया था बता सकते हो? अलेक्जेंडर, ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो अलेक्जेंडर। है, हाँ, वो हिंदू कुश पर्वत को लांग के आने वाला था, ठीक है, जो जो कि मतलब उसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी, तब हमारे यहाँ पर राजा ऑन दैट मोमेंट उस इलाके में थे पुरु, राजा पुरु थे, ठीक है, तो उनको हरा के वो आ गए थे, उसके बाद जीता नहीं जीता उसको लेके बहुत सारा ये है कि कोई बोलता है कि अलेक्जेंडर जाते वक्त मर गया, ठीक है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उसका उतना कुछ मतलब क्लैरिटी है नहीं, बट अखंड भारत का बात किया गया था कि अगर भारत को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जानोगे तो अखंड भारत नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, अटैक होते जाएगा, ठीक है, तो वो अखंड भारत का कंसेप्ट ऑन दैट मोमेंट चाणक्य फार्स्टली का था। চন্দ্রগুপ্ত। হ্যাঁ চাণক্যই থা। হ্যাঁ, চাণক্য এনেছিল, তারপরে অশোক অনেকটা চেষ্টা করে কিন্তু তারপর তো সে ছেড়ে দেয়।
অনেকটাই অশোকও তো অনেকটা মানে নিজের সাম্রাজ্যকে বিস্তার করে, আজকে যে আফগানিস্তান আছে সেখান পর্যন্ত। হ্যাঁ, এখনকার আফগানিস্তান থেকে শুরু করে এদিকে পুরো মায়ানমার পর্যন্ত। হ্যাঁ, সেই জন্য ওইসব জায়গায় বুদ্ধিস্ট কালচার, যেহেতু অশোক পরে बुद्ध धर्म নিয়ে নিয়েছিল সেই কারণে। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे, क्योंकि देखो हिस्ट्री तो सभी का रहता है, कम से कम 9-10 में तो रहता है, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पर देखो कौटिल्य का इतना सारा कुछ बोल दिया, नाम याद रह जाएगा और कुछ नहीं। तो देखो कौटिल्य का बुक जो है अर्थशास्त्र, यहाँ सबसे पहले, क्योंकि देखो अर्थशास्त्र है मतलब इकोनॉमिक्स का बात होगा तो वहां स्टैटिस्टिक्स दिखा होगा, तो सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स जिस बुक्स में हमें दिखा था पब्लिश होते हुए, जिसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अच्छा इसमें हमें मेनली क्या दिखा था उसके बारे में भी हमें कभी कभी पूछ लेता है, जैसे रिकॉर्ड, बहुत सारा चीज था जिसमें रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोग मरते हैं, इससे हमें पता चलता नहीं कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। ये हुआ था 4th सेंचुरी BC, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और एक बुक्स जो है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज देखा गया है, अबू फैजल का ऐनी अकबरी, ठीक है, ऐनी अकबरी। ये भी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था हमारे टाइम पे, तो ये पढ़ना पड़ता था, ये सारा चीज, ये सब बुक्स का नाम पढ़ना पड़ता था, ये सबसे क्वेश्चन भी आता था, ठीक है। अभी का मुझे नहीं पता। और इसमें हमें क्या चीज का रिकॉर्ड मिला था, इसमें रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें मिला था इस बुक्स। फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट टाइम सेंसस का कंसेप्ट कौन सा देश लाया था, इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में फर्स्ट सेंसस का कंसेप्ट आया था कि भाई देश में कितने लोग हैं उसको सेंसस के थ्रू से, मतलब पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होगा उसको ही सेंसस बोलते हैं, तो हम लोग सेंसस करें। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले इजिप्ट ने लाया था, ठीक है। तो 300 BC ये हुआ था, 300 BC टू 2000 BC, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ नहीं, तुम लोग को फॉर द पर्पस ऑफ MCQ याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें आप पूछे क्या कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, नाम याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, वैसे देखो बहुत जगह पे होता है, लेकिन मेन जो पॉइंट है जिससे हमें क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा हम वही लिखेंगे, ठीक है। वैसे बहुत जगह पे होता है। पहला इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट, एंड थर्ड कॉमर्शियल और इंडस्ट्री। कॉमर्शियल और इंडस्ट्री। देखो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है हम तो लिख देंगे 2-4 नाम, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अगर तुम लोग का ये सब चैप्टर रहता है ना, जैसे कि नेशनल इनकम, ठीक है, तो नेशनल इनकम जब पढ़ते हो तो वहां स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है कि नहीं होता है, बोलो। जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, जो लोग पढ़ोगे तब देखना होता है कि नहीं होता है, डेटा का यूज होता है नेशनल इनकम जब पढ़ते हो। हाँ मैम। और डिमांड सप्लाई ये सब जब पढ़ते हो, तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट का डिमांड, जब सप्लाई और डिमांड में रिलेशन कैसे होता है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो जो भी होता है, मतलब हम लोग को क्या है, इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है ना, कि भाई अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है चीजों का, ठीक है, प्राइस बढ़ने से क्या हो जाता है, डिमांड
कम हो जाता है, जैसे 10 रुपए से 12 हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा। तो वहां भी डेटा का यूज हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। इन्फ्लेशन के केस में, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेशनल इनकम का, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, डिमांड का, सप्लाई का, ठीक है, ये सारी चीजों में, ये इकोनॉमिक्स की ये सारे फील्ड में हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। ठीक है, हम लोग कोई भी पॉलिसी अगर लेना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी या प्लानिंग लेने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हो गया। बाकी हम यहाँ पर अपने हिसाब से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखो टाइम सीरीज, ठीक है, टाइम सीरीज, कॉमा, इंडेक्स, कॉमा, डिमांड, कॉमा, इकोनोमेट्रिसिस, कॉमा, रिग्रेशन एनालिसिस, एटसेट्रा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन में बोला है जैसे टाइम सीरीज। अच्छा, अब ये टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज का मतलब, देखो ये एक पूरा चैप्टर होता है जो कि है नहीं तुम लोगों का। ठीक है, अगर किसी का होगा तो मतलब तुम लोग का तो नहीं है, अगर होता तो हम करवाते, पहले था, अभी और नहीं है टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, सीएमए वालों का होता है, सीए वालों का नहीं होता है। पहले सीए वालों का भी था, अभी हटा दिया है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है, टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई कंपनी अपना 5 साल का जो है सेल का डेटा कलेक्ट की है, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस कर रही है कि भाई सेल कितना कम ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके का ये टाइम सीरीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो है एक पूरे समय का, जैसे ईयरली हो सकता है, डे टू डे हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा को कलेक्ट करके हम लोग फिर उस पर एनालिसिस करते हैं। उसमें अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, कि क्या क्या मेथड अप्लाई करके हम लोग ये फाइंड आउट करें कि हमारा सेल कम हुआ, ज्यादा हुआ सेल, या फिर कुछ और प्रोडक्शन का डेटा कलेक्ट हो गया, या फिर पॉपुलेशन का। ठीक है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो एक मतलब जैसे तुम लोग एवरेज करते हो तो एवरेज का एक रूल्स होता है ना, तो वैसे टाइम सीरीज एनालिसिस एक स्टैटिस्टिक्स में एक टेक्निक है। या हाँ, अच्छा एक मिनट रुको, हम आते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट। ए, तुम लोग जाना मतलब 5 मिनट वेट करो, मेरा बेटा थोड़ा रो रहा है, मैं आ रहे हैं अभी 5 मिनट में, ठीक है। ओके मैम।
देखो, अच्छा, तो टाइम सीरीज जैसे हम बोल रहे थे कि एक सीरीज ऑफ डेटा ले लिया जाता है, फिर उस पे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इंडेक्स का जो है, कुछ दिन पहले जिन्होंने मैंने इंडेक्स नंबर करवाया था, ठीक है, फिर से होगा। तो इंडेक्स नंबर में तुम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो है डेटा कलेक्ट करते, फिर उससे क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, कि पहले चीजों का दाम क्या था, अभी क्या है, तो इन्फ्लेशन वगैरह पता चलता है। डिमांड जो है, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उसके में सप्लाई क्या है, इस तरीके का चीजों को इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर। प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है नहीं तो हम क्यों प्रोडक्शन करें, नहीं करेंगे। जिस चीज का ज्यादा डिमांड है वो करेंगे, अगर 5-6 प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका डिमांड कम है वो बंद कर देंगे, जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो है मतलब एप्लीकेशन कर सकते हैं हमारे पॉलिसीज को लेने में, ठीक है। फिर बिजनेस में देखो, बिजनेस में इसका क्या एप्लीकेशन होगा। बिजनेस में जो भी डिसीजन लेने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। बिजनेस डिसीजन rely upon quantitative technique। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा का भी कलेक्शन करते हैं, क्वालिटेटिव का भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बिजनेस मैनेजमेंट में जो मैंने यहाँ लिखा है पॉइंट, कि क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज करके हम लोग बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं, और क्वांटिटेटिव टेक्निक ही जो है रिलायबल होता है बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए। अब ये क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मार्केट रिसर्च कर रहे हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो फिर हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये पहले देख तो ले कि मार्केट में जैसे कोई नया फोन आता है, कि भाई मार्केट में लोगों का जो मतलब पुराने जितने भी फोन है, ठीक है, करेंटली जो फोन चल रहे हैं उसमें लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो जैसे कोई बोलेगा कि इसका स्पीड ऐसा होता है, इसमें फोटो अच्छा आता है, तो ये सारे चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्शन करने का बात सोच रहे हैं, जिस तरीके का प्रोडक्ट वो करे या ना करे, कितना करे ना करे। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब यही हो गया कि पहले हम लोग क्वांटिटी में सारा चीज को चेक कर लेंगे, मार्केट रिसर्च करना, सेल्स फोरकास्टिंग, बजटिंग, डिसीजन, ठीक है, ये सारे चीज, तो ये तो सब क्वांटिटी में ही होता है ना। तो जैसे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, उसका एक बजट बना लिया कि भाई हम 1000 यूनिट बनाएंगे, 10,000 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट सर्वे किया। तो सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज करके ही बिजनेस डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, कितना प्रोडक्शन करें ना करें। तो बिजनेस डिसीजन हमेशा क्वांटिटेटिव टेक्निक के ऊपर ही रिलाई करता है। फिर कॉमर्शियल और इंडस्ट्री, ठीक है, ये वाला देखो, कॉमर्शियल और इंडस्ट्री में क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग लिखेंगे सैलरी, सैलरी, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, कॉमा सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉमा वेजेस etc are analyzed and decision and decision and policy taken according to situation। अब ये वाला भी क्या बोल रहा है, देखो, कॉमर्शियली या फिर इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग जो भी इम्प्लॉय को काम में रखते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, देखो हर एक तरीके का इम्प्लॉय का जरूरत होता है हमें, ठीक है। तो उनको जो सैलरी देता है, तो फिर किसको कितना सैलरी देते हैं, कौन कितने देर तक काम करता है, ठीक है, कौन कितने बजे आता है कितने बजे जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रखा जाता है। तो वो डिपार्टमेंट वो डेटा कलेक्ट करता है कि कौन इम्प्लॉय कितने बजे आता है कितने बजे जाता है, ठीक है, किसको कितना सैलरी दिया जाता है, तो वो सैलरी सीट वगैरह बनता है, ठीक है, पेरोल जो बोलते हैं।
तो ये सभी तो हो गया स्टैटिस्टिक्स ना, डेटा का कलेक्शन, फिर उसे एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं बाद में कि भाई हम लोगों का एम्प्लॉय को रखने का कितना खर्चा हो जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को रखने का कितना खर्चा है, कौन सा डिपार्टमेंट में सैलरी कितना जा रहा है, ठीक है। परचेस, हम लोग रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो फिर कब कितना रॉ मटेरियल परचेस किया, कौन सा किया, कितने रेट में किया, तो ये सारे तो डेटा कलेक्शन ही हो गया ना। तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ भी एप्लीकेशन हो गया, कितना गुड्स बेचा, कितना वेजेस पे किया, तो ये सारी चीजों का एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेना, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लेना। भाई रॉ मटेरियल हम लोग महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं, क्या हम लोग जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर सब ब्लॉक हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये जो भी डिसीजन लेना है, पॉलिसी लेना है, जैसे हम लोग ये भी पॉलिसी ले सकते हैं कि हमें जब रॉ मटेरियल का जरूरत होगा तब खरीदेंगे, हम लोग स्टोर करके नहीं रखेंगे। इसको बोला जाता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो वो सब कॉस्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल का बात है, तो हम वो बोल रहे हैं कि देखो हम लोग ऐसा भी बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस भी होता है जहां पर रॉ मटेरियल को स्टोर में रखा जाता है, स्टोर करके, ताकि जब रॉ मटेरियल का जरूरत हो तभी मिले, हमारा जो है प्रोडक्शन का काम रुके ना। या फिर ऐसा भी होता है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि जब जरूरत होगा तभी मुझे मटेरियल मिल जाए, ऐसे किसी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। सैलरी भी देखना है, कहीं हम लोग बेकार में ज्यादा सुपरवाइजर तो नहीं रख लिए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये सब चीजों को जो भी हम लोग कॉमर्शियल या इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, कहीं वो ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, पॉलिसी लेना, ठीक है। तो वो भी हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन हो गया। तो हम लोग को मेन ये तीन ही एप्लीकेशन पढ़ने से हो जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग एमसीक्यू कर पाए। वैसे तो बहुत सारी चीजों में होता है, एडुकेशन में होता है, जैसे रिजल्ट एनालिसिस क्या है, जैसे देखो ना कुछ दिन पहले सब 10th 12th का जो रिजल्ट आ रहा है, तो उससे ये पता चलता है ना कि कौन से स्टेट में कैसा रिजल्ट हुआ, या कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसा हुआ, ठीक है। परफॉर्मेंस, स्कूल का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। मेडिकल या हेल्थ साइंस, ठीक है, कि हम लोग कितने सारे क्या डिजीज है लोगों को, अचानक से अगर कोई डिजीज हो रहा है तो वो डिजीज का एनालिसिस करना, पब्लिक हेल्थ सर्वे करना। हाँ, एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेशन हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का आराम से, कि जैसे रेनफॉल और प्रोडक्शन एनालिसिस कर लेना, क्रॉप एक्सपेरिमेंट करना कि हम लोग ये वाला क्रॉप नया कुछ अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नया इसमें क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, पुराना क्या खराब है, फर्टिलाइजर टेस्टिंग करना। तो वैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारे सेक्शन में है, लेकिन हम लोग को मेनली ये तीन पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल और इंडस्ट्री और बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इतना सब अच्छा अच्छा चीज है, फिर भी इसका लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ, सिर्फ लिमिटेशन लिख देता, ठीक है, वैसे थोड़ा ज्यादा लिखना होगा। लिमिटेशन, लिमिटेशन में सबसे पहले पॉइंट वन, रेलिवेंट फॉर, रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। तो बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट डेटा के लिए रेलिवेंट होता है, बट इंडिविजुअल डेटा के लिए रेलिवेंट नहीं होता है, ठीक है। ये समझाते हैं क्यों ऐसा होता है। जैसे कि देखो, ये टी हुआ, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम ये बोले एग्जाम्पल, कि हम बोले कि निकालो एवरेज, निकालो एवरेज, जिसको मैंने एवीजी लिख दिया है, ठीक है, एवरेज या फिर मीन, स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को मीन बोलते हैं। अगर मैंने बोला 258 का एवरेज निकालो, तो बोलो क्या होगा। 5। 5 है मैम 15/3। हाँ, 2 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3 यानी 18/3, यानी हो जाएगा मेरा, ओ 18 मैम 15। 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि निकालो एवरेज ऑफ 9, तो क्या निकाल सकते हो। नहीं मैम। नहीं निकाल सकते।
एवरेज जो है वो देखो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में जो भी टेक्निक यूज होता है उसमें सबसे मेन जो है एवरेज, ठीक है, जो तुम लोग बचपन में एवरेज कैलकुलेशन करते हो ना मैथ्स में, तो एवरेज जो है वो स्टैटिस्टिक्स का एक टेक्निक या टूल्स है जिसको यूज किया जाता है। लेकिन एवरेज तो मोर देन वन डेटा के लिए काम करता है, तो इसीलिए देखो स्टैटिस्टिक्स रेलिवेंट तभी होता है अगर हमारे पास एग्रीगेट है डेटा का। इंडिविजुअल डेटा पे स्टैटिस्टिक्स काम नहीं कर सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा पे कभी भी स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करेगा, तो ये इसका पहला लिमिटेशन होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ डेटा या मास डेटा पे ही ये काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा कैन ओनली बी, कैन ओनली बी यूज्ड, comma, however for qualitative data, however for qualitative data it needs to be quantitative। बता दो इसका, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जैसे देखो क्वांटिटेटिव डेटा को तो स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर ही लेगा। क्वांटिटेटिव का मतलब जैसे 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट हो जो भी हो तो उसको तो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर ही लेगा। जैसे ये तीनों क्वांटिटी वाला डेटा था, इसका एवरेज निकाला, ठीक है, तो एवरेज का भी अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा जो मतलब यूजेबल है ये वाला, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो एवरेज है, एवरेज का भी अलग अलग तरीका होता है, ये एरिथमेटिक मीन होता है। एरिथमेटिक मीन में क्या होता है, जितने सारे डेटा रहते हैं उसको ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा करो, उसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। तो क्वांटिटेटिव डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकता है, ठीक है। तो क्या फिर क्वालिटेटिव डेटा का कलेक्शन करके करता क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने लिखा था ना कि हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा था, ठीक है। डेटा क्वालिटेटिव वाला भी कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव। तो बोल रहे हैं अगर क्वांटिटेटिव को ही लेके काम करता है तो फिर क्वालिटेटिव कलेक्ट करके होगा क्या। तो बोल रहे क्वालिटेटिव को क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ब्यूटी, ठीक है, इंटेलिजेंस होना, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई ये बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, या फिर ये ऑनेस्ट नहीं है, या फिर ये चीज ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट तो ये तो कोई क्वांटिटी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हमें क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर इंटेलिजेंस का ही बात करें तो मान लो ऐसा कुछ पैरामीटर सेट कर दिया गया कि भाई हम ये एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जिसमें जिन्होंने आंसर दिया उनको हम 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे, जो नहीं दे पाए उसको 10 आउट ऑफ 5 दे देंगे, मतलब जैसा आंसर देगा उसके हिसाब से कम ज्यादा देख के, ठीक है। मतलब जैसे मान लो थोड़ा बहुत गलत दिया तो उसको 8 दे दिया, 9 दे दिया, ऐसे। तो ये पैरामीटर अगर हम लोग सेट करते कि जिसे 10 आउट ऑफ 10 मिला वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वैसे ये कोई पैरामीटर होता नहीं है कि 10 आउट ऑफ 10 हर इंसान को हर एक चीज पता हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हम जस्ट एक एग्जांपल समझा रहे हैं। तो ऐसा कोई पैरामीटर बना दिया गया कि भाई देखो कि अगर 10 आउट ऑफ 10 मिला तो आप 100% इंटेलिजेंट हो, ठीक है। या फिर कोई आईक्यू वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि जो दे पाएगा उसका ही आईक्यू अच्छा है, जो नहीं दे पाएगा उसका नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो पैरामीटर्स बनाना पड़ेगा। तो फिर क्वालिटी को हम लोग क्वांटिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि उसने आंसर दे दिया वो इंटेलिजेंट है, उसने नहीं दिया नहीं है, वैसा नहीं। तो फिर हमें पैरामीटर्स बनाना पड़ेगा कितना इंटेलिजेंट है। तो हम लोगों ने मार्क्स सेट कर दिए कि आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ दैट, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो कोई गाने का कंपटीशन हो रहा है, उसने बहुत अच्छा गाया, तो अब बहुत अच्छा गाया या फिर बहुत बुरा गाया या फिर ठीक ठाक गाया, तो वो तो हो गया मेरा क्वालिटी, ठीक है, बहुत अच्छा गाया या बहुत खराब या फिर मीडियम। तो अब उसको मुझे अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूज करना है तो मुझे डेटा क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मार्क्स दिया जाता है कि भाई ये गाने जो भी गाएंगे तो आउट ऑफ 10 उनको कितना मिल रहा है वो हमें देखना है। तो हर एक कैटेगरी में जैसे बहुत सारा फीचर्स होगा कि भाई
ये सुर ताल लय ये इसके हिसाब से हम लोगों ने इतना इतना मार्क्स दिया, देन ऐड करके आउट ऑफ 10 ये मिला, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इसका इतना है। तो वही चीज बोल रहा है कि क्वालिटी को क्वांटिटी में किसी भी तरीके से ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी स्टैटिस्टिक्स जो है उसको डील कर पाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल यानी क्वांटिटी डेटा पे ही काम कर सकता है, क्वालिटेटिव डेटा पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है। क्वालिटेटिव डेटा आप कलेक्ट कर लो बट डायरेक्ट काम नहीं कर पाएगा, आपको उसको क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बोले कोई देश बोले कि हाँ मुझे गेम में ब्रॉन्ज मिला, ठीक है, मुझे सिल्वर मिला, मुझे गोल्ड मिला, लेकिन अगर सिर्फ वो देखने से नहीं होगा, मुझे ये बताओ कि कितने सारे ब्रॉन्ज मिले, कितने सारे सिल्वर मिले, तो क्वांटिटी में बताओ, तब जाके हम लोग उसे स्टैटिस्टिकली यूज कर पाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि लिमिटेशन हो गया कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को यूज कर सकता है, क्वालिटेटिव को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। क्वालिटेटिव अगर कलेक्ट की हो तो उसको क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन कंडीशंस और एजम्पशंस। एंड एनी चेंज इन दैट विल चेंज प्रोजेक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रोजेक्शन का मतलब बेसिकली होता है फोरकास्टिंग, ठीक है। तो बोल रहे प्रोजेक्शन जो है वो कंडीशन या एजम्पशन पे बेस्ड करता है, और अगर वो एजम्पशन ही चेंज हो जाए तो फिर हमारा प्रोजेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमें बैंक में जाके लोन लेना है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो बैंक वाला बोलेगा कि हम लोन तो देंगे, तो लेकिन बैंक तो किसी बेसिस पे लोन देता है, ऐसे ऐसे तो लोन नहीं देगा, ऐसे ऐसे तो लोन नहीं देगा ना, किसी बेसिस पे लोन देता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जाके बोले मुझे बिजनेस लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है आप क्या बिजनेस करोगे, आप उससे कितना प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है, क्या इनकम रहेगा आपका, तब ना हम लोग लोन देंगे। तो आप एक जो है प्रोजेक्टेड पीएल बना के दो हमें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम जो दे रहे हैं कि बैंक में जा रहे हैं लोन लेने, बैंक में गए लोन लेने, तो बैंक बोलेगा एक प्रोजेक्टेड पीएल बना के दो, ठीक है, प्रोजेक्टेड पीएल बैलेंस शीट दोनों चीज बोल सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ठीक है आप एक अपना पीएल का फोरकास्ट करके दो, वो देख के समझ के हम लोग फिर आपको लोन देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोजेक्टेड पीएल हम लोग बनाएंगे तो वो तो किसी एजम्पशन पे बना रहे हैं ना, जैसे हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ ये बिजनेस करेंगे, ये मार्केट में ऐसा ऐसा चलेगा, तो ये सारा चीज कंडीशन या एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करे, किसी स्पेसिफिक कंडीशन या एजम्पशन के ऊपर। बाई चांस अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ गया, हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया था वो एक्चुअली में हुआ नहीं, या फिर जो कंडीशन में एजम्पशन लिया था वो भी नहीं हुआ, तो हम लोग का हो सकता है कि जो बैंक ने जो देख के हमें लोन दिया था फिर वो चीज फेलियर हो सकता, ठीक है, या फिर हो सकता है चीज एग्जीक्यूट भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है कि क्योंकि प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, और प्रोजेक्शन पे चेंज होने से क्या हो जाता है हमारा स्टेटस, जैसे हम लोगों को लगा था कि हर साल हमारा प्रॉफिट, हम लोगों ने ऐसा जो पीएल बनाया कि हर साल हमारा प्रॉफिट ना 1% करके बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा करके हमारा जो पीएल बना फिर हम लोगों ने बैंक में देखा, बट ऐसा नहीं हुआ। जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, मान लो कुछ ऐसा एडवर्स सिचुएशन हो गया कि हमारा प्रॉफिट फॉल करने लगा, ठीक है, या फिर जो सोचा था 1% से ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज बोल रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये प्रोजेक्शन पे बेस्ड। अच्छा, फिर सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन। Sampling based conclusions are used, comma, improper sampling leads to improper result। देखो
सैम्पलिंग का मतलब होता है जैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो सैंपल कलेक्ट करना, जैसे मान लो किसी चीज पे हम लोग सर्वे करना चाहते हैं, मान लो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग जाके ये सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग एडुकेटेड है, ठीक है, ये हम लोगों ने सर्वे करने का सोचा इतने से एरिया में, ठीक है। तो हम लोग जाके जिनसे भी पूछ रहे हैं, मान लो ये जगह पे मैक्सिमम लोग एडुकेटेड होते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जाके जो है जितने भी जगह पे पूछा, एक सैंपल सोच लिया कि भाई हम लोग ये जगह पे जो भी लोग आते जाते रहेंगे, हम लोग इनसे पूछ लेंगे कि भाई आप लोगों का एडुकेशन क्या है, तो हम लोग को मैक्सिमम लोग जो है वो मिल गए कि भाई 12 पास कर लिया है या फिर कॉलेज पास कर लिया है, तो फिर हम लोग इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि ये पूरा इंडिया में सबको एडुकेटेड है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। तो सैंपल बेस्ड क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काम करता है, क्योंकि सारी चीजों को लेके एक्सपेरिमेंट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो जब कोविड आया था, ठीक है, तो फिर जो हमें वैक्सीन दिया गया तो उसका पहले सैंपल टेस्ट हुआ था कुछ लोगों पे, ठीक है, जो लोग होते वॉलेंटरी आके अपना जो है रेडी थे कि भाई हाँ हमें दो, चेक करो कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं हुआ तो हमें भी बोला गया कि भाई जाओ, पब्लिक को बोला गया आप लोग भी वैक्सीन लो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब या फिर अगर पहले जिन पे टेस्ट किया गया उनको प्रॉब्लम है तो सभी को होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अब सभी पे थोड़ी टेस्ट कर सकते हो, आपको तो सैंपल वाइज ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि सैंपल वाइज ही हम लोग फिर कंक्लूजन में आएंगे, हाँ ये वाला वैक्सीन ले या ये ले, जैसे 3-4 तरीके का वैक्सीन निकला था, ठीक है। अब हो सकता है उसके पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हो जिसमें कुछ कैंसिल हुआ हो कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा या फिर ये देना है। तो जैसे कोई मार्केट में मेडिसिन आता है तो उसका भी फिर सैंपल टेस्ट होता है, या फिर तुम लोग देखोगे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट, जैसे कोई शैम्पू हो गया, कोई सोप हो गया, इसका भी होता है सैंपल टेस्ट, ठीक है। पहले सैंपल में छोटा छोटा पाउच में जो है, जैसे सिलेंडर लेते हो घर पे तो देखना उसके साथ एक पाउच लटका के दे देता है, हमारे यहाँ तो आता है, ठीक है, कि ये सैंपल है, मतलब यूज करो, अगर अच्छा लगेगा, अगर फीडबैक अच्छा आया, कंपनी का अगर सेल उसमें बूस्ट होता है, लोग उस चीज का डिमांड करते हैं, तो फिर कंपनी उसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने का सोचती है, ठीक है। लेकिन सैंपल जो है वो हमें बहुत एक्यूरेट जो है आंसर तो दे नहीं सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों ने जो चीज का सैंपल जहां से सैंपलिंग किया, मान लो जिन लोगों को पूछा कि भाई आप लोग चाय पीते हो, तो मैक्सिमम लोगों ने बोला हाँ हम लोग चाय पीते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एरिया में सभी लोग चाय पीते हैं, नहीं। तो इम्प्रॉपर रिजल्ट आने का चांसेस तो होता है अगर हमारा इम्प्रॉपर जो है सैम्पलिंग हुआ, तो सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन क्योंकि यूज होता है, क्योंकि सारे डेटा लेके तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो सैंपल जो है वो हमें इम्प्रॉपर रिजल्ट देता। तो ये हो गया मेन लिमिटेशन, ठीक है। ये मेन 4 लिमिटेशन हम लोग को याद रखना होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा? हाँ मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब देखो कलेक्शन ऑफ डेटा, तो पहले हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। पता है तुम लोग को ये वर्ड? वेरिएबल का मतलब होता है कि इट इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, बताते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी, और इसका ओरिजिन ऑफ वर्ड जो है, ओरिजिन ऑफ वर्ड वेरिएबल का जो है वो है वैरी। अब स्टैटिस्टिक्स में 2 तरीके का वेरिएबल होता है, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूस। अभी वेरिएबल की मेजरेबल क्वांटिटी है वो समझ में आएगा, मुझे ये थोड़ा सा बता लेने दो, ठीक है। जैसे कि व्हेन ए वेरिएबल assume assumes a finite or so
कंटिन्यूअस पीरियड। काउंटेबली लिखो, काउंटेबली लिखो, काउंटेबली इनफाइनाइट number of isolated values। और इधर लिखो when a variable assume any value from a given interval ब्रैकेट में also be in decimal fraction, कॉमा डेसिमल कॉमा फ्रैक्शन। ठीक है, पहले हम इधर कंटिन्यूअस वाला समझाते क्योंकि वो आसानी से समझ में आएगा। पहले इसका एग्जांपल ले लेते। हाइट, वेट, सेल, प्रॉफिट एटसेट्रा। जो प्रॉफिट कॉमा देके और एक लिखो, मनी इन केस ऑफ बिजनेस। ये कंटिन्यूअस डेटा का ये एग्जांपल। अब इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि मान लो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है फ्लोइंग वैल्यू। ठीक है, फ्लोइंग वैल्यू। जैसे मान लो मैंने एक इंटरवल ले लिया, मुझे वेट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, बताना है। मान लो इस पर्सन का मुझे वेट बताना है। मैंने एक इंटरवल ले लिया 54 से लेके 56। ठीक है, तो अब बोलो क्या इनका वेट 54 से 56 के बीच में कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब क्या हम लोग इसमें कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं? अगर हमें बताना है कि इसका वेट कितना है और हमें बोल दिया कि 54 से 56 के बीच में है, तो क्या वैल्यू होगा? तो क्या हम लोग यही बोलेंगे कि 54 से 56 के बीच में क्या वैल्यू बोल सकते हैं? क्या 55 आता, 55 आता है? लेकिन क्या 55 भी बोलना पड़ेगा या कुछ और भी हो सकता है? वेट है क्योंकि 54.56 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। 55.5 भी हो सकता है, मतलब 55 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, 2 ग्राम, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, कुछ भी हो हाँ सकता है मैम। क्या? हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस का मतलब फ्लोइंग वैल्यू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या एग्जांपल लिया, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स एनी वैल्यू। तो अब वेरिएबल का मतलब क्या था? मेजरेबल क्वांटिटी। तो क्या ये मेजर नहीं करके दे रहा है इनके वेट को? तो अगर हम लोग किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, चाहे वो वेट हो, हाइट हो, कुछ मतलब कुछ भी तरीके का क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब हो गया कि अगर हमें कोई गिवन इंटरवल रहे हमारे पास, जैसे 54 से 56, ये एक इंटरवल हो गया। इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम लोग एज्यूम कर सकते, चाहे वो डेसिमल वाला हो, पॉइंट वाला हो, या फ्रैक्शन यानी डिवाइड फॉर्म में हो, जैसे कि 2/3। ठीक है, तो इस तरीके का जब वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली हम लोग फ्लोइंग वैल्यू, मतलब किसी भी इंटरवल, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हमें लगता है ये हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे इनका हाइट अगर पूछे तो फिर हम लोग वो भी बता सकते हैं। जैसे बोल दिया इतने से इतने के बीच में, तो हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी वैल्यू बोल सकते हैं हमें जो लगेगा कि हो सकता है। सेल, तो अगर कोई बोल दिया कि मेरा कंपनी का ना इस बार इतने लाख से लेके इतने लाख के अंदर सेल है, बोलो तो कितना सेल है? ठीक है, या
या प्रॉफिट या बिजनेस में जो पैसे का यूज हो रहा है वो, तो ये सब हम लोग का कंटिन्यूअस जो है वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है डिस्क्रीट, इसमें ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पहले इसका कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर हम धीरे धीरे समझाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में लिखो नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, comma number of student passed out of 100, number of road accident in locality एक्सेट्रा। अभी मैंने इधर जो भी एग्जांपल दिया, तो एक फूल में जितने सारे पंखुड़ी रहते हैं, ठीक है, पेटल्स मतलब उसका जो पंखुड़ी होते हैं, ठीक है, तो क्या वो कोई भी वैल्यू हो सकता है? जैसे मैंने बोला कि मतलब जैसे मान लो कोई एक फूल में अगर मैंने बोल दिया कि 5 से 7 पंखुड़ियां, बोलो कितने सारे हैं, ठीक है, ऐसे बोल दिया, तो क्या हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं 5.1 है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? या 0.1 या 2 कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ना मैम। हमें तो क्या बोले, मतलब हमें पॉइंट वाला वैल्यू लेने से तो नहीं चलेगा ना, हमें क्या लेना पड़ेगा? आइसोलेटेड वैल्यूज। आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट वैल्यूज, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक फूल में 5 पंखुड़ियां या 6 है, जैसे कि 100 में कितने स्टूडेंट पास आउट हो गए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं 100 में 80.2 स्टूडेंट पास आउट हो गए? ऐसा हम लोग कुछ बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट का मतलब जहां पर हमारा आइसोलेटेड वैल्यूज होता है, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन लोकेलिटी, तो कोई एक लोकेलिटी में कितने सारे रोड एक्सीडेंट, तो वो भी हम लोग फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं बोल सकते। मतलब सीधा बात है, इतना समझ में आ रहा है कि इधर फ्रैक्शन का यूज हो रहा है, इधर डेसिमल का यूज हो सकता है, बट इधर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। और इधर हम लोग गिवन इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं हम लोग अपने, मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से, बट इधर जो है हमारा इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोल दिया 5 से लेके 7 पंखुड़ियां है, तो फिर या तो 5 पंखुड़ियां होगा, या तो 6, या तो 7, इसमें पॉइंट कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि फूल का पंखुड़ी कभी भी पॉइंट में आंसर थोड़ी ना उसका होगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम से फाइनाइट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट बात, ये जो है इसको हम समझाते हैं। पहले ये देखो, फाइनाइट या फिर नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज को फॉलो करता है तो हम लोग उसे डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन ये काउंटेबली इनफाइनाइट, इस चीज का मतलब क्या है वो समझो, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब, तो यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब, जैसे देखो ऐसे बोलते हैं, जैसे देखो मान लो कि मैंने फुल मार्क्स जो है 10 रखा, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग रखा है गलत आंसर देने पे, वही 4 गलत होने पे 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क फॉर 4 रॉन्ग आंसर, ठीक है, 4 रॉन्ग आंसर। तो अब मुझे एक चीज बोलो कि मान लो किसी ने एक आंसर गलत किया है, ठीक है, तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 10 से कितना उसका डिडक्ट हो जाएगा? 0.25, क्योंकि चार गलत करने पे अगर एक नंबर कटता है, तो एक गलत करने पे 1/4 मतलब 0.25 होता है, तो उसको कितना मिल सकता है? बोलो, उसको कितना मार्क्स मिलेगा? 10 माइनस 0.25 का मतलब 9.75, ठीक है। थोड़ा ये वाला समझा देते, ये समझाने के लिए थोड़ा सा ये डिटेल्स में बताएंगे। अगर मान लो किसी का 2 गलत हो गया, तो उसका कितना कटेगा? 0.50, तो कितना आंसर कितना मिलेगा उसे मार्क्स? 9.50। अगर किसी का 3 गलत हो गया, तो उसका कितना नंबर कट जाएगा? 0.75, तो उसको कितना मिलेगा? 9.25। अगर किसी का 4 गलत हो गया, तो एक नंबर कटेगा, तो उसको 9 मिलेगा, ठीक है। किसी का अगर 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका कितना कटेगा? एक और 1.25 कटेगा, तो कितना मिलेगा उसे? 8.75। 8.75, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 2 3 4 5, अच्छा किसी का अगर 6 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका कितना कटेगा?
1.50. अच्छा, तो 1.50 कटने के बाद कितना बचेगा? 8.50। 8.50. अच्छा, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन गलत कर दिया तो कितना कटेगा? 7 इंटू 0.25 कितना होता है? 1.75. तो कितना आ जाएगा? 8.25. अगर किसी का 8 क्वेश्चन गलत हो गया तो 2. 2, तो फिर 8, और किसी का 9 क्वेश्चन गलत हो गया तो 2.25 कितना हो जाएगा? 7.75. ठीक है, और किसी का अगर 9 क्वेश्चन, ये 9 हुआ ना, अब किसी का अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, किसी का अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो कितना कटेगा उसका? 2.50. 10 का 10 ही अगर गलत हो गया तो ये तो मिलेगा ही नहीं ना। अच्छा, मेरा माइनस थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि देखो अगर किसी का एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 10 में से इतना माइनस हो जाएगा। हाँ, ये सब ठीक ही तो लिखा है ना, 10 में से नहीं, टोटल जो मार्क्स मिलता है उसमें से कटता है। तो अगर एक गलत हो गया तो 9 माइनस होगा। ये गलत हो गया ना, नहीं समझ में आया? जितना करेक्ट होता है उससे ना कट जाता है। कैलकुलेशन नहीं हाँ समझ में मैम, आती? हाँ हाँ, हाँ. वो 10 लिख दिया ना, वो गलत हो गया, इतना मेहनत बेकार हो गया। चलो थोड़ा और एक बार बता दो, 9 माइनस 0.25 कितना होगा? मैम 8.75. अच्छा, अगर किसी का जो है 8, अब देखो किसी का 9 क्वेश्चन गलत, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 9 सही हुआ है, 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो 8 सही हुआ है, तो 8 माइनस 0.5 7.50, ठीक है। अच्छा, किसी का अगर 3 क्वेश्चन गलत हुआ है तो 7 सही हुआ है, तो 7 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा? 6.25. 6.25। अच्छा, किसी का 6 क्वेश्चन सही हुआ है तो फिर 4 गलत हो गया तो एक कट के माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? मैम 3.75. 3.75, ठीक है। अब किसी का अगर 4 क्वेश्चन सही हुआ है तो बाकी गलत हुआ, गलत वाला ठीक लिखा हुआ है, बोलो कितना? माइनस कर दो, 4 माइनस 0.1, मैम 2.50. 2.50। अच्छा, किसी का अगर 3 क्वेश्चन सही हुआ है बाकी गलत हुआ है तो कितना मिलेगा? 1.25. ठीक है, और किसी का अगर 2 क्वेश्चन सही हुआ है बाकी 8 गलत हो गया, तो 8 गलत होने का मतलब कितना मार्क्स कटेगा? 4 गलत होने से 1 2 गलत, मतलब कितना मिल गया उसको? 0, ठीक है। 0. और किसी का अगर एक क्वेश्चन सही हुआ बाकी 9 क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? मैम 1.25. 1.25 नेगेटिव में आ गया। और किसी का अगर ये 9 सही, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 सही हुआ है तो छोड़ो, उसमें तो कुछ कटेगा नहीं, 0 सही हुआ है। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं ये किया क्यों, देखो। अब मुझे एक चीज बोलो कि इससे ज्यादा क्या कोई कंडीशन हो सकता है? अगर मैंने 10 मार्क्स का एग्जाम लिया जिसमें नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से रखा, तो मेरे पास कोई भी स्टूडेंट हो तो उसको क्या मार्क्स मिल सकता है? और हाँ, 10 में से अगर एक भी गलती नहीं किया तो उसे 10 मिल सकता है। तो बोलो, तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट है मैक्सिमम क्या मार्क्स मिल सकता है? या तो किसी को 10 मिलेगा, या तो ये या फिर ये। क्या इसके जगह कोई और मार्क्स है जो मिल सकता है? हाँ मैम. মানে আমি এটা বলতে চাইছি कि যদি কেউ ভুল করে तो কতগুলো ভুল করবে, अगर कोई गलत करता है तो क्या कर सकता है? या तो वो 0 गलती करेगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने हर तरीके का कैलकुलेशन कर लिया। बोलो, इसके बाहर तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, ठीक नहीं है। मैम, नहीं हो हाँ मैम. सकता। हाँ, तो फिर इसी चीज को क्या बोलते पता है? इसी चीज को बोलते हैं कि वेरिएबल जो है हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। मतलब इनफाइनाइट तो है, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ तो मैंने बोला कि फ्रैक्शन डेसिमल होता है, यहाँ नहीं होता है। अभी अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ना तो फूल का पंखुड़ी फ्रैक्शन में हो सकता है, ना तो डेसिमल में, ना नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट जो हो रहे हैं वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ना नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन
ये फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, लाइक 8.75, ये सब फ्रैक्शन यानी डेसिमल में आ रहा है, यहाँ पर ये सब डेसिमल में आ रहा है, सिर्फ ये राउंड फिगर में आया, ये राउंड फिगर में आया, ये सब डेसिमल में आ रहा है, फिर भी इसको हम लोग बोलेंगे क्या वेरिएबल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये भले ही डेसिमल में आ रहा है बट ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, मतलब ये काउंट कर सकते हैं हम लोग कि इस रेंज के अंदर क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे ये 54 से 56 के बीच में क्या आ सकता है, हम लोग वैसे काउंट नहीं कर सकते, किसी का वेट जो है 54.000001 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट को। यहाँ पर क्या मिल सकता है, या तो 10, देखो, या तो 8.75 या 7.5, 6.25, 5, 3.75, 2.5, 1.25, 0, नेगेटिव 1.25, ये काउंटेबली आइटम्स हो गए, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं काउंट कर सकते हो कुछ भी, जो है किसी का वेट हो सकता है, किसी का 54.003 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, नहीं, यहाँ पर आएगा तो यही सब आएगा। तो इस चीज को बोलते हैं कि भले ही ये देखने में बहुत सारा डेटा लग रहा है, इसीलिए हम लोग इनफाइनाइट बोल रहे हैं, बट काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ जो कुछ भी वैल्यू है उसको काउंट नहीं कर सकते हो, कितना लिख लोगे, किसी का ऐसा भी हो सकता है 0.9, ठीक है, किसी का ऐसा भी हो सकता है 0.05, कैसे काउंट कर लोगे, नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट नहीं, बस होने को यही सब होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के डेटा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे, जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, भले ही वो डेसिमल में आंसर आ रहा हो। लेकिन नॉर्मली अगर कोई पूछे, मतलब एकदम सिंपल तरीके से बोलो तो इस केस में डेसिमल नहीं आता है या फ्रैक्शन नहीं आता है, इसी में आता है। लेकिन ये जो पॉइंट है इसको समझाने के लिए मैंने बोला कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये ठीक है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, बोलने को इनफाइनाइट है, बहुत सारा डेटा, बट काउंटेबली है। बोलो ये लैंग्वेज समझ में आए कि यहाँ पर जो मैंने लिखा काउंटेबली इनफाइनाइट, इसका मतलब? हाँ मैम। बोलो क्लियर है, क्यों ये पॉइंट होने के बाद भी डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ? हाँ मैम। अच्छा, अब मुझे बोलो कि एज, किसी पर्सन का एज, तो तुम लोग मुझे बताओगे कि एज ऑफ ए पर्सन ये मेरा कौन सा वेरिएबल होगा? अगर ये दो पॉइंट हमें क्लियर है तो एज ऑफ ए पर्सन, ठीक है, तो क्या वेरिएबल होगा, तुम लोग को क्या लगता है, डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस? मैम डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट ही होगा। जैसे मान लो अगर तुम लोग का एज अभी 18 है, 17 है, जो भी है, ठीक है, 19 है, जो भी है, तो क्या ওটা इसके बाद, কাউন্ট করা যাবে মানে এরকম ভাবে। देखो अगर मैंने बोल दिया कि इस पर्सन का एज ना 20 से लेके 21 के बीच का है, ठीक है, तो क्या 20 से 21 के बीच में तुम लोगों को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा? तो बोलो क्या ये काउंटेबली फाइनाइट होगा? तब ना देखो, पहला बात है इसमें सोचो डेसिमल आएगा कि फ्रैक्शन आएगा, पहले ये बोलो, या फिर जो है हम लोग का आइसोलेटेड वैल्यूज होगा। मतलब आइसोलेटेड का मतलब तो 20 के बाद ये 22 करना चाहिए, 20 के बाद क्या लिखे, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट सेपरेट वैल्यू, ठीक है, तो 20 के बाद फिर क्या होगा, 21 ही हो जाएगा, आइसोलेटेड वैल्यू हुआ तो। लेकिन क्या जरूरी है 20 के बाद 21 ही आएगा? 20 के बाद एज कैसे बढ़ेगा? हाँ मैम। 20 ईयर्स 1 डे, 20 ईयर्स 2 डेज, ऐसे करके बढ़ेगा ना, ठीक है। तो फिर 20 से लेके 22 के बीच में तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या उसको হ্যাঁ काउंट कर ম্যাম হতে सकते हैं? পারে। उसको काउंट আমি करना उतना, ওটাকে হ্যাঁ আমি ভাবছি ম্যাম মান্থস অনুযায়ী এই জন্য এই ডিসক্রিটটা, কিন্তু ডেতেও তো হবে, তো অনেক हॉबी, হবে তাহলে কন্টিনিউ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस पीरियड, ठीक है। अच्छा अब देखो और एक एग्जांपल देंगे, पैसे के केस में, ये एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। तो अगर पैसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ये कौन सा वेरिएबल होगा, और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कौन सा वेरिएबल?
सोच के बताओ मैम क्या लिखा है। मैम কমার্শিয়ালটা তো ইয়ে হবে কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে। ম্যাম পার্সোনালটা ডিসক্রিট মনে হয়। देखो ये दो चीज हमें याद रखना है। जो पैसे का बात आएगा, अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का बात हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सैलरी ऑफ ए पर्सन। और अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। जैसे कि टर्नओवर ऑफ ए कंपनी, टर्नओवर का मतलब सेल। ठीक है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल होता है। देखो नॉर्मली पैसे को अगर देखो तो ये तुम लोग को क्या लगता है, अगर ये ऐसे हमें नहीं बोलता तो पैसा बोलने से तुम लोग क्या बोलोगे, क्या पैसा हमारा कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा, तुम लोग को क्या लगता है नॉर्मली क्या होना चाहिए। मतलब देखो डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट सेपरेट वैल्यू लेगा, कंटिन्यूअस का वैल्यू, कंटिन्यूअस मतलब एक रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू को वो ले सकता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। कुछ नहीं बोलने से तुम लोग को क्या लगता है, सिर्फ पैसा बोलने से क्या वेरिएबल होना चाहिए, मतलब क्या पैसा किसी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं पैसे का। जैसे टर्नओवर बोल दिया कंपनी का तो हम बोल रहे हैं 10 से 15 लाख का टर्नओवर हो जाता है, 10 से लेके 15 लाख के बीच का, तो 10 से 15 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा सेल जो है वो 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में होता है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बोल। হ্যাঁ ম্যাম নিতে পারি। ठीक है, लेकिन क्या सैलरी कोई बोलेगा मेरा सैलरी इस रेंज से इस रेंज के बीच में है, सैलरी तो एक फिक्स्ड होता है ना कि अभी मुझे इतना मिल रहा है। हाँ, बढ़ হ্যাঁ सकता ম্যাম। है कि भाई मेरा 2 साल बाद इतना इंक्रीमेंट होगा कि ये होगा, वो अलग है, लेकिन उसका तो एक आइसोलेटेड वैल्यूज होगा कि हम घर पे इतना सैलरी लेके आते हैं, उसका थोड़ी कोई रेंज होता है कि इससे इसके बीच में कुछ भी बोल दो हो जाएगा, थोड़ी होगा। इसीलिए बोला जाता है कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी को, सॉरी, पैसे को क्या माना गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जैसे कि कंपनी का सेल, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का टर्नओवर, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। बोलो ये समझ में आया। হ্যাঁ ম্যাম। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को क्वालिटेटिव का मतलब समझाया था। क्वालिटेटिव का मतलब मैंने क्या बोला था, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लिखो, जेंडर ऑफ ए बेबी, नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, कलर ऑफ फ्लावर, एक्सेट्रा। तो देखो मैंने क्वालिटेटिव का मतलब ये ऑनेस्टी वगैरह भी बोला था, ठीक है, वो भी चाहो तो तुम लोग ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने जो लिखा है, जैसे कि किसी बेबी का जेंडर और किसी पर्सन का नेशनलिटी, जैसे कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, ठीक है, जो भी है, तो कलर ऑफ फ्लावर, तो ये सब क्या है, ये क्वांटिटी में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जिसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब कुछ नहीं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूट बोलता है। तो ये सब हमें पूछता है तो हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे डेटा। डेटा में लिखो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन
shown as number। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गैदर किया है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग नंबर में दिखाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा। डेटा जो हम लोग बोलते हैं ना, तो डेटा का मतलब क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, जो क्वांटिटी में हमें मिलता है उसको, जैसे कि कितना रेनफॉल हुआ, इतना 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 हुआ। जो अभी टेम्परेचर धूप का चल रहा है, तो लास्ट 1 वीक में टेम्परेचर कितना कितना डिग्री था, ठीक है, तो वो क्वांटिटी में जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डेटा। अब डेटा दो तरीके का होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा क्या होता है? फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स और एजेंसी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बात बोला है कि अगर हम लोग किसी भी चीज पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और वो क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो डेटा, ठीक है, तो अगर हम लोग उस डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इन्वेस्टिगेट करके कलेक्ट करता है, ठीक है, और एजेंसी का मतलब बहुत सारा एजेंसी होती है जो डेटा कलेक्शन का काम करती है, तो उस तरीके की एजेंसी का बात हो रहा है। तो किसी भी मैटर में फर्स्ट टाइम जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अब वो प्राइमरी डेटा का यूज जब कुछ और उसके बाद फिर से कोई करता है, तो कौन कर सकता है? कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई एजेंसी, कोई भी कर सकता है। तो कलेक्टेड डेटा को जब फिर से यूज किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में फर्क, प्राइमरी डेटा जो है वो पहली बार कलेक्ट जब डेटा होता है तो प्राइमरी, जब प्राइमरी डेटा फिर से कलेक्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैसे करके प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। ठीक है, इसमें अलग अलग मेथड होता है जिसमें से हमें एमसीक्यू पूछेगा। पहला मेथड है, लिखो, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड, ठीक है, पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। अच्छा, अब इंटरव्यू मेथड में तीन तरीके का मेथड होगा, ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं क्योंकि मेरा ये पॉइंट यहाँ पर पेज खत्म हो गया। तुम लोग इंटरव्यू मेथड से 3 पॉइंट करके लिख सकते थे। तो पहला है पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और थर्ड है टेलीफोन इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? लिखो, हम समझा देंगे। डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट एग्जाम्पल नेचुरल कैलामिटी, डोर टू डोर सर्वे। फिर इसमें लिखेंगे व्हेन रीचिंग टू पर्सन is difficult, we can contact
एसोसिएटेड पर्सन, रेल एक्सीडेंट एग्जाम्पल। और यहाँ पर टेलीफोन इंटरव्यू में लिखेंगे ओवर फोन कॉमा क्विक एंड नॉन रेस्पॉन्सिव। समझा? ठीक है, देखो तो पहला प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड का नाम है इंटरव्यू मेथड, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब जिससे हमें जिसका इंटरव्यू हमें लेना है, हम लोग उसके पास डायरेक्ट पहुंच के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का मतलब जो रिस्पॉन्स देने वाला है हमारे क्वेश्चन का। तो अब उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेकंड वाला देखो, डोर टू डोर सर्वे। तो अगर हम लोग डोर टू डोर सर्वे करने गए, किस चीज का, कोई भी चीज का हो सकता है, कोई प्रोडक्ट का हो सकता है या फिर किसी और तरीके का हो सकता है। जैसे देखो ना, ये जो पूछते रहता है ना कि आपके घर में कितने बच्चे पोलियो लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो ये सब पूछते, तो डोर टू डोर सर्वे करके हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट जिनसे सवाल पूछ रहे हैं उनके पास पहुंच जा रहे हैं, रिस्पोंडेंट ही हमें आंसर दे रहा है। अब रहा नेचुरल कैलामिटी। अब तुम लोग ये बोल सकते हो, जैसे मान लो फ्लड, बाढ़ आ गया, ठीक है, या तूफान आ गया। तो जैसे रिपोर्टर लोग पहुंच जाते हैं ना, पहुंच के पूछते हैं कि बताइए कि कैसे कब क्या हुआ, फिर क्या सिचुएशन हुआ, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो नेचुरल कैलामिटी अब तुम लोग बोल सकते हो कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि हम लोग पर्सनल इंटरव्यू ही करें कि जहां पर हुआ है उन उन लोगों से पूछे, आसपास के लोगों से भी तो पूछ सकते हैं जिनका वहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो देखो कुछ पॉइंट ऐसा है कि हमें जैसा क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है ना, हमें वैसे ही याद रखना है। मतलब इतना समझो कि अगर क्वेश्चन में नेचुरल कैलामिटी आए तो उसको तुम लोग पर्सनल इंटरव्यू में ही देना, ठीक है। उसको पर्सनल इंटरव्यू में ही तुम लोग को लिखना है। अब नेचुरल कैलामिटी वाला जो इंटरव्यू है वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग को इसी में लिखना है क्योंकि इसी में दिया गया है। तो कुछ चीजों के लिए ऐसा मत सोचो कि ये इसी में क्यों आएगा, इसमें भी तो हो सकता है। लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो एमसीक्यू में आता है। तो अगर नेचुरल कैलामिटी आया देन वो पर्सनल इंटरव्यू में ही तुम लोग को लिखना है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट इंटरव्यू, मतलब हमें जिनसे इंटरव्यू करना है हम लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई भी रीजन, कोई डिफिकल्टीज है इसके वजह से, तो हम लोग उसके एसोसिएट पर्सन को पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई इलाके में रेल रेल एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब मान लो कि बहुत रिमोट एरिया में हुआ, ठीक है। तो या फिर जैसे होता है ना, ट्रेन तो बहुत जंगल के अंदर से जाता है ऐसा, तो फिर वहां तक पहुंचना रिपोर्टर के लिए आसान नहीं है। तो नियरेस्ट जो रेल स्टेशन है वहां पर पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिन्होंने कुछ भी मतलब कब ट्रेन को जाते हुए देखा, ठीक है, या फिर उस इलाके में क्या है नहीं है, क्या कंडीशन है। हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं लेकिन आसपास के इलाके में जो लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं, या फिर आसपास के रेल स्टेशन में पूछ रहे हैं स्टेशन मास्टर से कि क्या कंडीशन है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। जिनसे पूछ रहे हैं उनसे नहीं पूछ पा रहे हैं, उनसे उनके एसोसिएट पर्सन से पूछ रहे हैं। अब जैसे रेल एक्सीडेंट आ गया तो फिर अब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग पर्सनल इंटरव्यू नहीं कर सकते, अगर हम लोग वहां तक पहुंच सकते बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने बोला ना, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो जिसमें जो है वही लिखना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक की तरीके से पूछ लेता है तो वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। बाकी अगर दूसरा कुछ एग्जाम्पल है तुम लोग को जो ठीक लगे वो लिख सकते। तो रेल एक्सीडेंट, फिर उसके बाद टेलीफोन इंटरव्यू। तो फोन में भी हम लोग पूछ सकते हैं, अगर हमें किसी से कोई इंटरव्यू करना है तो थ्रू फोन भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी होता है और नॉन रिस्पॉन्सिव भी होता है। जल्दी क्यों भाई, किसी जगह पे जाओगे फिर पूछोगे तो वो तो टाइम टेकिंग है, ठीक है। फोन में जाना आना है नहीं, घर पे बैठ के आराम से पूछ सकते हो, बट फोन करोगे वो दूसरा इंसान जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो फोन उठाएगा नहीं उठाएगा उसका तो कोई गारंटी नहीं है, तो नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इंटरव्यू का जो है कुछ पैरामीटर्स वाइज जो है हमें यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो हम लिखवाते हैं। देखो तुम लोग मुझे आंसर देना। टाइप ऑफ इंटरव्यू क्या क्या होता है, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोन, ये 3 पढ़ा हम लोग, ठीक है।
अच्छा, पैरामीटर्स क्या क्या है? पैरामीटर्स में है एक्यूरेसी, कवरेज और नॉन रेस्पॉन्स। तो ये पैरामीटर्स तुम लोग को बताना है हाई या लो के फॉर्म में। मतलब मैंने पूछा कि एक्यूरेसी, पर्सनल इंटरव्यू का एक्यूरेसी क्या है, हाई है कि लो है, ये तुम लोग को बताना है। नहीं समझ में आया? अगर किसी का पर्सनल इंटरव्यू करते हो, ठीक है ना, तो जाके कर रहे हो ना, तो फोन पे कर रहे हो ना, तो हाई है उसके मैम, ऐसे हाई। हाई होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू का एक्यूरेसी हाई होगा। और इनडायरेक्ट और टेलीफोन का एक्यूरेसी में क्या होगा, हाई लो क्या लिखे? लो लो। लो, दोनों में ही लो होगा, इनडायरेक्ट में भी लो होगा, टेलीफोन वाले में भी लो होगा। कवरेज, तो अगर पर्सनल इंटरव्यू का कवरेज क्या होगा? एक एक लो। जन को जाके पूछोगे, हाँ तो लो होगा ना, एक एक जन को जाके पूछोगे, कितने लोगों से पूछ लोगे, टाइम टेकिंग होता है ना। और इनडायरेक्ट और इसमें टेलीफोन में हाई। किसमें हाई लिखे, दोनों में ही? हाई। देखो टेलीफोन में तो हाई होगा ही, क्योंकि बहुत टेलीफोन से ज्यादा। हाई हो। लेकिन इसमें, इसमें भी तो लो होगा, नहीं होगा? इनडायरेक्ट इंटरव्यू भले ही कर रहे हैं, लेकिन टेलीफोन की कंपैरिजन में तो लो ही होगा ना, हाई थोड़ी हो जाएगा। कितना कवरेज कर लोगे? जो इससे पूछना है, इससे नहीं पूछ रहे हो, इसके फ्रेंड से पूछ रहे हो या उसके फ्रेंड से, तो एसोसिएट पर्सन से पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो भी टेलीफोन जितना कवरेज थोड़ी ना दे दे। ठीक है, देखो लो मतलब एक ही हाई होगा, बाकी सब लो में आंसर देना है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एक्यूरेसी, तो ये तीनों में से कोई एक ही बेस्ट एक्यूरेसी देगा, बाकी दोनों का आंसर लो होगा। फिर कवरेज, जो बेस्ट कवरेज देगा वो हाई होगा, बाकी दोनों का आंसर लो होगा। सेम तरीके से नॉन रिस्पॉन्स का बात बोलो, कौन हाई है ये बताओ? टेलीफोन। टेलीफोन। टेलीफोन में नॉन टेलीफोन। रिस्पॉन्स होने का चांसेस ज्यादा है, बाकी सब में क्या है, लो। ठीक है, अब जैसे अगर बोला जाए तो पर्सनल और इनडायरेक्ट दोनों में ही, लेकिन क्या है, देखो जैसे पर्सनल इंटरव्यू करोगे उसमें भी हो सकता है लोग रिस्पॉन्स ना दे कि भाई मुझे आंसर नहीं देना है, ठीक है, वो तो हो ही सकता है। फिर भी टेलीफोन में क्या होता है, नॉन रिस्पॉन्स होगा ही, और इसमें क्या होता है, उतना नॉन रिस्पॉन्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ आंसर हम लोग दे ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट जो है, एक और पॉइंट लिख पाएंगे बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। जैसे इंटरव्यू वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, इसमें क्या होता है देखो, इसमें पहले लिखो मेल्ड मीन्स बाय पोस्ट और ईमेल। ठीक है, यहाँ पर मेल का मतलब पोस्टल वाला भी होगा, और जो ईमेल होता है वो भी मेल माना जाएगा। ठीक है, बाय पोस्ट भी अगर हम लोग किसी को कुछ क्वेरीज दे रहे हैं तो वो हम लोग का यहाँ पर मेल माना जाएगा। वेल ड्राफ्टेड प्लस प्रॉपरली सीक्वेंस्ड प्लस प्रॉपर गाइडेंस। और सी पॉइंट, नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो हमें मान लो हमारे किसी प्रोडक्ट का जो है डेटा कलेक्ट करना है, तो हम लोग तो प्राइमरी डेटा का मेथड पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग मेल क्वेश्चनियर मेथड का यूज करें। ठीक है, मैंने इंटरव्यू मेथड को .1 दिया है, क्या ए लिखा है तो इसको बी लिखो। ठीक है, तो
कैसे करके हम लोगों ने सोचा कि एक पूरा मतलब एक पूरा सीक्वेंस में कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और उसको अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर लेंगे कि ये पूछेंगे कि प्रोडक्ट में क्या अच्छा क्या, जैसे तुम लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ड्राफ्ट रहता है ना। जैसे मान लो एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या पूछ लेता है, जो उनका रिक्वायरमेंट होता है, स्टूडेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, जो कि आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, कौन सा क्लास में है, और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रोल नंबर। तो उनको जो चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से वो अपना वो क्वेरी को ड्राफ्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई फीडबैक चाहिए मान लो, तो वो उस तरीके से चीजों को ड्राफ्ट कर लेता है, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस भी दे देता है कि भाई कैसे उसको फिलअप करना है। अब उसको क्या करता है, बाई पोस्ट या मेल के थ्रू से कस्टमर को भेज दिया। अब बोलो क्या जरूरी है, तुम लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी कंपनी का, तो उसने अपना प्रोडक्ट फीडबैक के लिए तुम लोग को एक जो है ड्राफ्ट करके एक पूरा जो है सीक्वेंस में एक फॉर्म भेज दिया, क्या जरूरी है तुम लोग मेल ओपन करके उसका आंसर दोगे? नहीं, जरूरी नहीं है। कौन सा हम लोग कितना मेल आते रहता है, हर एक चीज का थोड़ी हम लोग आंसर देते हैं, और अगर बाई पोस्ट भी आ जाए तो मैंडेटरी थोड़ी है कि देंगे ही देंगे, ठीक है। तो मेल क्वेश्चनियर मेथड ये भी एक मेथड होता है जिसको यूज किया जा सकता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, बट इसका नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट लिखा है वो याद रखना है, तभी हम लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।